जितने भी मेथड्स थे ना, देयर आर 6 मेथड्स. सो इन 6 मेथड्स में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है? यस, बताओ. मैम इसमें रिवर्स कॉस्ट मेथड वाला भी कराया था आपने. रिवर्स कॉस्ट, हाँ बराबर ही आता है मुझे. स्क्रीन पे बता देती हूँ मैं, इजी हो जाएगा. रुको एक सेकेंड. रिवर्स वो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देखो. रिवर्स कॉस्ट में क्या होता है? वही होता है आपको, है ना. देखो उल्टा, जैसे कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल्स मिलती है ना. अब उल्टा, सेल्स आपके पास है, उसमें से आपको कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स लेस करनी है. दीदी पापा को फोन आ रहे हैं, उसने बार बार फोन. अभी है बहुत सारे लोग हैं मिस्त्री. मेघा, प्रीति म्यूट कर. प्रीति, मेघा, ओमकार तू भी म्यूट कर. प्रतीक्षा. अच्छा, प्रतीक्षा बोलने के लिए अनम्यूट हुई थी. ओके. मैं ओमकार को बता रही थी अनम्यूट कर. अच्छा, कोई. तो ना हम लोग को इसमें सेल्स में से तीनों चीजें माइनस करनी है, तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट. अब ये जो टोटल जॉइंट कॉस्ट मिला ना, उसको देखो कैसे इन्होंने किया है. बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट हटा दी टोटल कॉस्ट में से. अब आपको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल गई, तो आप जॉइंट प्रोडक्ट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना. बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट मिल गई, देखो 4800. तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑलरेडी थी 68,000. उसमें से आपने बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग कर दी, तो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी ना आपको. तो बस यही होता है रिवर्स कॉस्ट मेथड. कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ आपको दोनों की कॉस्ट अलग अलग में से आपको एक तो मिला ही रहेगा. जॉइंट कॉस्ट एक आपके पास अप टू सेपरेशन मिला हुआ है, ठीक है, अप टू सेपरेशन मिला हुआ है. तो उसमें से बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने निकाली, कैलकुलेट कर दी 4800 रिवर्स कॉस्ट मेथड से. अब आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई थी? 68,000. उसमें से आपने दोनों बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस कर ली, तो जॉइंट मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी ना आपको 58,400. बस यही तो है, और क्या. ठीक है. रिवर्स में वही सेम चीज करनी है हमको. सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, और कुछ अगर उसकी क्या कहते हैं, कोई और भी सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी माइनस करना है, या आफ्टर सेपरेशन कोई कॉस्ट है तो वो माइनस करना. और कौन सा ऐसा मेथड जो था जो हमने डिस्कस नहीं किया? ये रिवर्स मेथड है वापस. सेम वही सब है जो अभी मैंने क्लियर किया आपको. दो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट भी दी हुई है आफ्टर सेपरेशन की 9600, 14400. वो तो यहाँ से माइनस हो जाएगा कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन से. प्रॉफिट भी माइनस हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएंगे. किसमें से? सेल्स में से. तो आपको मिलेगा कॉस्ट अप टू सेपरेशन, मतलब जॉइंट कॉस्ट. अब उस जॉइंट कॉस्ट में से दोनों बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट हटा दो, तो आपको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी. एलोकेट ही तो करना है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है. एलोकेट मतलब तीनों में अलग अलग तीन, एक मेन प्रोडक्ट है, दो बाय प्रोडक्ट है. तो जो ए मेन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकल के आ गई 1,16,800 रुपए. कैसे निकल के आ गई वही तो मैंने अभी समझाया. और M1 M2 जो बाय प्रोडक्ट थे उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है वो भी आप देखो. सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, आफ्टर सेपरेशन कोई कॉस्ट था उसको भी माइनस करके, तो वो भी हो गया आपका. ये सारे सम्स ही हैं, वही जो आपको प्रैक्टिस करने हैं. कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना. मैं देख रही हूँ कोई मेथड छूट तो नहीं गया है. ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स वाला मेथड है, मतलब फिजिकल रॉ मटेरियल वाला मेथड है ये. और ये सेल्स वैल्यू मतलब पॉइंट वैल्यू मेथड है. ठीक है, ओके. और भी कुछ डाउट है इस चैप्टर में तो पूछो. अदरवाइज एक लास्ट चैप्टर हमारा रह गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. उसकी भी रिवीजन में आपको बता दूं.
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ टर्म्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका एक टर्म मतलब एमसीक्यू बन के आ सकता है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? हु टेक्स अप द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सर्टेन कंसिडरेशन टू बी पेड टू हिम। मतलब आपको फ्री में काम नहीं करके देगा, आपसे कुछ तो कंसिडरेशन में लेगा ना, इन रिटर्न ऑफ द कंसिडरेशन टू बी पेड टू हिम। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? अ कस्टमर, अ क्लाइंट हु ओन्स द प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है ये, जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, या जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को दिया हुआ है कंपनी को, तो आप उसके ओनर हो ना, तभी तो आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो किसी से। ठीक है। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? आप सबको पता है नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है तो तब हमको है ना नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। नोशनल प्रॉफिट मतलब विच इज नॉट अ रियल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आज तक का जितना भी मेरा प्रॉफिट है उसे कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। सारे एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड में। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्या होते हैं? What is work certified uncertified? When the work is done by the contractor, सपोज आपने कुछ काम, उसने काम खत्म किया, उसमें से आपको 20% काम अच्छा नहीं लगा, तो उसको फिर से करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। और 80% आपको काम अच्छा लगा, तो दैट इज नोन एज वर्क सर्टिफाइड। याद रखो, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट, जब भी वर्क सर्टिफाइड नहीं होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। मे बी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी तक, लेकिन जितना काम हो गया उतना काम आपको सारा का सारा अच्छा लगा, तो 100% कैन बी वर्क सर्टिफाइड, 100% कैन बी कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड। आया समझ में? वर्क अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड कहाँ दिखाया जाता है? वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड कहाँ दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड। यस, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्रेडिट साइड। ठीक है। और इसके अलावा और क्या है इसमें? वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हो गया। हाँ, मटेरियल आपको ये ध्यान देना है कि जब मटेरियल हमने कॉन्ट्रैक्ट में लाया, तब आपको क्या करना है? मटेरियल जब लाया तो डेबिट साइड, बट जब मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब जब चला गया, मटेरियल गया, तो आपको क्या करना है? उसको क्रेडिट करना है। और जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी का पॉइंट समझाया था आपको एक ही मेथड फॉलो करना है। प्लांट की जो कॉस्ट होती है ना, वो डेबिट साइड दिखाई जाती है। समझो 20% डेप्रिसिएशन है, प्लांट है 5 लाख का, तो आप क्या करेंगे? प्लांट का कॉस्ट दिखाएंगे डेबिट साइड में 5 लाख। अब 20% डेप्रिसिएशन काट कर 5 लाख का 20% 1 लाख होते हैं, तो बाकी 4 लाख किधर दिखाओगे? क्रेडिट साइड। मतलब रिटन डाउन वैल्यू किधर दिखानी है? क्रेडिट साइड। और कॉस्ट किधर दिखानी है? डेबिट साइड। कॉस्ट है 5 लाख एक मैम और रिटन डाउन वैल्यू है आपकी 4 लाख, जो कि क्रेडिट साइड आएगी। हाँ प्रतीक्षा, अब बोलिए। मैम आपने जो बताया ना, हाँ आपने कॉस्ट बोला डेबिट साइड में लिखने का, हाँ, और रिटन डेप्रिसिएशन डाउन 5 वैल्यू। लाख। हाँ हाँ हाँ, और 5 लाख के ऊपर जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन होगा तो उसको लेस करके लिखना है, या डेप्रिसिएशन का 1 लाख का ना अमाउंट लिखना ना है? ना ना ना, कभी भी याद रखो, जब हम कॉस्ट लिखते हैं ना, तो दूसरे साइड रिटन डाउन वैल्यू लिखते हैं। या तो फिर दोनों नहीं लिख ओके, के सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखो डेबिट साइड, ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है जो ठीक। मैंने आपको हमेशा से क्लास में सिखाया था? पहला ऑप्शन ये था, 5 लाख को कॉस्ट को डेबिट साइड लिखिए, फिर उसके बाद 5 लाख में से 20% जो 1 लाख होता है ना, उसको माइनस करके 4 लाख रिटन डाउन वैल्यू को क्रेडिट साइड दिखाना। समझा? मतलब आउटर कॉलम में 4 लाख में 4, आउटर कॉलम में क्रेडिट साइड प्लांट एंड मशीनरी का रिटन डाउन वैल्यू दिखाना चाहिए 4 लाख, ना कि 1 लाख दिखाना। क्योंकि अगर ओके ओके सिर्फ, हाँ, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है ना 5 लाख दिखाओ ना 4 लाख दिखाओ, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 लाख, उसको डेबिट साइड दिखा दो आप। पर ये ऑप्शन मैं बच्चों को बोलती हूँ नहीं करने के लिए, क्योंकि इसमें आगे कंफ्यूजन होती है। वैसे भी अभी तो आपको सम्स नहीं करने, पर लॉजिक क्लियर रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, कि रिटन डाउन वैल्यू माइनस करके कितना दिखाएंगे, क्रेडिट साइड कितना आएगा,
तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है इतना, डेप्रिसिएशन का रेट है इतना, तो क्रेडिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी का कौन सा अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। तो आपने ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से आपको लॉजिक क्लियर होगा कि माइनस करके दिखाना है, तब तो आप उसको 4 लाख आंसर बताओगे ना, नहीं तो आप बोलते हो, आप बोलोगे कि डेप्रिसिएशन का 1 लाख दिखाना है, आप 1 लाख भी ऑप्शन में है, 4 लाख भी, आप गलती से 1 लाख टिक करके आए हो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं कैश रिटेंशन, रिटेंशन मनी, याद है? रिटेंशन मनी वो होता है, अभी समझो एग्जांपल वर्क सर्टिफाइड का 20% रिटेंशन मनी है, वर्क सर्टिफाइड का 20% रिटेंशन मनी है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वर्क सर्टिफाइड इज 8 lakhs, 20% इज रिटेंशन मनी, how much cash will be received, I mean how much cash will be paid to the contractor। तो ना मैंने ऑप्शंस दे दिए, 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs, 7 lakhs, जो भी ऑप्शन होंगे वो दे दिए। अब आप में से कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैंने 4, 5, 6, 7 lakhs ऐसे ऑप्शन दिए हैं, आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है जो ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेगा उस टाइम पे पेपर में। कोई बताएगा? मैंने ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया और आप मुझे इसका आंसर बताइए। 8 lakhs आपका वर्क सर्टिफाइड है, 20% रिटेंशन मनी है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को कितना अमाउंट एक्चुअली में पे कर रहे हो? मैं बताऊं? आ रहा है कि मैं बताऊं? कितना सिंपल है, कैलसी लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है, इतना सिंपल है। ओ गॉड, तुम लोग 4 पास तो हो लाख जाओगे ना? गलत। किसने 1 बोला? lakh 60। पहले मुझे बताओ किसने बोला? प्रतीक्षा बेटा, आपने 4 लाख कैसे दिया, पहले वो आंसर बताइए। नहीं मैम, मैंने 4 lakhs नहीं बोला, मैंने 1,60,000 बोला। वो भी रॉन्ग है। 1 लाख 60 कहाँ से लेके आई तू? वो भी बता, कहाँ से लेके आई? बता Oh ना, God. सिर्फ इतना बता कहाँ से लेके आई, तो मैं बताती हूँ ना कि क्या गलती की है तूने, वो पेपर में मत करना। मैंने 8 lakhs के ऊपर जो कैश रिटेंशन था ना, हाँ 20% निकाला। हाँ, गलत है। 20% तो बेटा कैश रिटेंशन मनी है, रिटेंशन। मैंने आपको रिटेंशन मनी का मतलब समझाया था। रिटेंशन मनी मतलब, अब देखो किसी ने आंसर मेरे को प्रॉपर नहीं दिया, हाँ मतलब किसी को नहीं पॉइंट क्लियर है, कोई आंसर नहीं कर पाएगा अगर मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया होता क्लियर किए बिना। मतलब किसी को पूरे कितने 29 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है पर किसी को आंसर नहीं आ रहा। रिटेंशन मनी का मैंने मतलब आपको क्लास में जब होते थे तब मैंने समझाया था आपको, अगर आपको याद है तो। रिटेंशन मनी मतलब वो मनी जो मैं अपने पास रख रही हूँ। नील, आपने भी गलत आंसर दिया है, गलत आंसर है। कैसे निकाला ये 7,84,000? नील कैसे निकाला? नीलम, अच्छा नीलम है क्या? मैम, हाँ मैंने वो 8 लाख, हाँ, 8 हाँ लाख। मैम, हाँ वो हाँ 8 लाख था ना हाँ टोटल अमाउंट हाँ हाँ वर्क सर्टिफाइड। हाँ तो हाँ 1,16,000 ये रिटर्न मनी कट करके 7,84,000 जब तक का वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो देंगे, और 100% जब वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा तो फिर 1,16,000 दे देंगे। नीलम, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया तूने तो, हाय रब्बा। विराज और दिव्या ने भी आंसर दिया है मुझे, और वो मेरा राइट आंसर है क्योंकि मैंने हिंट दे दी ना। विराज, दिव्या, वेरी गुड। अब मैंने हिंट दे दी आपको, देखो मेरी बात सुनो। मैंने हिंट क्या दी? मेरी हिंट ये थी कि रिटेंशन मनी मतलब मैं जो आपको दे ही नहीं रही हूँ, जो मैं बिल्कुल एंड में दूंगी, जब खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको दूंगी। तो अब मैंने आपको बोला 8 lakhs का 20% मैंने आपको नहीं देना है, तो कितना देना है मेरे भाई? 80% देना है ना। अगर 20% नहीं देना है तो 80% देना है। तो मैंने वही तो पूछा कितना देना है। 8 lakhs का 80%, 6,40,000। इतना दिमाग चला रहे हो तुम लोग, इतना? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला ना कैलसी लेने की भी जरूरत नहीं है। 8 lakhs का 80%, 6,40,000, 8,864। पता
अरे तुम लोग क्लियर तो करोगे ना? हाँ, रिवीजन लेक्चर है बेटा, सब कुछ तो नहीं कवर कर सकती ना मैं, तो आपको सब कुछ कवर करके बैठना है और मुझसे डाउट पूछना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बताया, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर अगर मटेरियल हो जाता है वो भी बता दिया, प्लांट एट साइट, प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स वो भी क्रेडिट साइड डालना होता है, ये भी मैंने बताया। और कैश के बारे में बताया, रिटेंशन मनी, नोशनल प्रॉफिट के बारे में बताया। हाँ, नोशनल प्रॉफिट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कौन से पार्ट्स होते हैं वो? एक WIP रिजर्व जो कल के लिए हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, और एक कॉस्टिंग पीएनएल। अब वो जो कॉस्टिंग पीएनएल है वो मैं अपने जेब में डाल सकती हूँ। तो कुछ रेशियो होता है जो मैं अपने पास रख सकती हूँ और कुछ एक रेशियो होता है जो रिजर्व्स के फॉर्म में रखना होता है मुझे। दो पार्ट्स होते हैं। अब कौन से में कितना डालेंगे, कितने में कौन सा वाला डालेंगे, उसके ऊपर एक फॉर्मूला बनाई जाती है। एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड होता है वो। कौन सी फॉर्मूला? वर्क सर्टिफाइड की फॉर्मूला। कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 से हम लोग को मिलेगा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। मैंने दे दिया वर्क सर्टिफाइड इतना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, बताइए परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है। या उल्टा भी पूछ सकती हूँ। हाँ, मैं बोल सकती हूँ 20% वर्क सर्टिफाइड है, मिला हुआ है, 20% वर्क सर्टिफाइड है, और आपका वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट भी मिला हुआ है 8 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा? सिंपल, फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फॉर्मूला में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं है और वर्क सर्टिफाइड है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड को किससे डिवाइड करना है? आई मीन वर्क सर्टिफाइड का जो अमाउंट होगा ना 8 लाख, समझो 8 लाख से, उसको डिवाइड करो 20% से, वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज से, आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड की बस आपको फॉर्मूला ही तो लगानी है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। बस ये फॉर्मूला लगाओ, जो जो वैल्यूज मिली हुई है वो लिखो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालते ही हम लोग को परसेंटेज मिलेगी। अभी वो परसेंटेजेस को 3 क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है, एक लेस देन 25, एक 25 to 50, एक 50 to 100 और मोर देन 100। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मोर देन 100 तो देखेंगे ही नहीं हम, क्योंकि मोर देन 100 आएगा तो पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है। हम 3 क्राइटेरियाज को देखते हैं। अगर आपका परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% है तो पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा? WIP रिजर्व्स। कहाँ जाएगा? अगर आपका लेस देन 20, यस, WIP रिजर्व में जाएगा। यस यस, अगर आपका 25% से कम है, ये भी MCQs में पूछ सकते हैं कि अगर 25% से कम है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो आपका अमाउंट कहाँ जाएगा, या कौन से रेशियो में डिसाइड होगा, या दोनों में जाएगा कि एक में जाएगा? तो आप बोलोगे एक में जाएगा। कहाँ जाएगा? WIP रिजर्व्स। अच्छा, अगर 25 to 49 के बीच में, 25 to 49 के बीच में आपका परसेंटेज आया तो फॉर्मूला अप्लाई करनी है। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है मैम? 1/3 वाली फॉर्मूला। हाँ, 1/3 into notional profit into cash received अपॉन, वेरी गुड, बोलो बोलो, अपॉन वर्क सर्टिफाइड, वेरी गुड, work certificate। वेरी गुड। 1/3 into notional profit into cash received upon work certified। देखो मेरे पास बुक्स नहीं है अभी उसकी कॉन्ट्रैक्ट की, आपके पास है, वो आप देखिए, आप ओपन करके देखिए उसको। तो ये फॉर्मूला लगाने से जो आंसर आएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। बड़े ध्यान से सुनो। हाँ, मैं ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि सपोज आपको मैंने नंबर्स दे दिए, नोशनल प्रॉफिट इतना है, कैश रिसीव्ड इतना है, वर्क सर्टिफाइड इतना है, और अगर वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज 30% है तो आप कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? 1/3 की फॉर्मूला लगाएंगे। सारे मैंने अमाउंट्स देख के रखे, नोशनल प्रॉफिट इतना है, वर्क सर्टिफाइड इतना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, आपने फॉर्मूला लगाई। अब मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट टू बी अपॉर्शन टू WIP रिजर्व्स। लेकिन जो फॉर्मूला में से आंसर निकलता है ना, वो कहाँ जाता है? कॉस्टिंग पीएनएल। तो कॉस्टिंग
हाँ, जो फॉर्मूला में से आंसर निकलेगा वो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल। तो बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस होता है ना, वो डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स में जाता है। तो बचा हुआ बैलेंस कैसे निकालते हैं मैम, नोशनल प्रॉफिट का अमाउंट माइनस कॉस्टिंग पीएनएल का अमाउंट, आपको मिल जाएगा डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स का बैलेंसिंग फिगर। सिंपल, क्योंकि नोशनल प्रॉफिट के ही तो दो पार्ट्स होते हैं। ये सब हम जुगाड़ क्यों कर रहे हैं, 1/3 की फॉर्मूला, 2/3 की फॉर्मूला, या फिर 25% से कम में तो पूरा का पूरा डब्ल्यूआईपी, ये क्यों इतना जुगाड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नोशनल प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं, कुछ अमाउंट कॉस्टिंग पीरियड में जाता है, कुछ अमाउंट डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स में जाता है। तो कितना किस में जाएगा वो रैंडमली डिसाइड नहीं होता है, ये क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है। तो अगर मैंने पूछा फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर है 6 lakhs और आपका नोशनल प्रॉफिट है 10 lakhs, आपका नोशनल प्रॉफिट है 10 lakhs, फॉर्मूला लगाने तो के 4 बाद, lakhs जाएगा डब्ल्यूआईपी वेरी रिजर्व। गुड वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू। 10 lakhs नोशनल प्रॉफिट है, 6 lakhs से आपका फॉर्मूला का आंसर, तो 6 lakhs तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा ना, पर मैंने कॉस्टिंग पीएनएल नहीं पूछा है। अब देखो मेरा दिमाग है ना, आप ध्यान नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसे पूछ सकती हूँ ना, व्हाट इज द अमाउंट टू बी अपॉर्शन टू डब्ल्यूआईपी रिजर्व। अब बच्चे घाई में टेंशन में होते हैं, ये पढ़ते ही नहीं, बस मैम ने तो फॉर्मूला लगाने के लिए, फॉर्मूला वाला है ना, चलो निकालो 1/3, फॉर्मूला में 6 lakhs भी दिया हुआ है, 4 lakhs भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई है। यस, आवाज आ रही है? यस मैम, अभी आ रही है आवाज। हाँ, वो ना डिस्कनेक्ट हो गया, कोई नहीं। तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपको, एक मिनट, तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपको कि अगर 10 lakhs नोशनल प्रॉफिट है, 6 lakhs अगर फॉर्मूला का आंसर आया, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स में कितना जाएगा, तो आपको आंसर देना है डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स 4 4 lakhs। वेरी गुड वेरी गुड। सो आपने ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ऑप्शन में तो 6 lakhs भी रहेगा जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, 4 lakhs भी रहेगा, 3 lakhs भी रहेगा, पर आपको क्या लिखना है, 4 lakhs। अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर समझो प्रॉफिट आया ही नहीं, नोशनल प्रॉफिट आया ही नहीं, अगर नोशनल लॉस आया, तब पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल। जब लॉस आता है ना, पीएनएल में जाएगा मैंने मैम आपको 100। लिखवाए हैं नोट्स में, आपने ये सब चीजें लिखी है, मैंने क्लास में रुक के बोल के डिक्टेट करके लिखवाए हैं। अगर प्रॉफिट आएगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेस देन 25%, 25 to 49, 50 to 100। 50 to 100 अगर आएगा आपका परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड का, तो आपको 2/3 वाली फॉर्मूला लगानी, बाकी पूरा सेम। लेकिन अगर प्रॉफिट आता ही नहीं है, नोशनल लॉस आता है, तो नोशनल लॉस आएगा तो पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। बड़े ध्यान से, कॉस्टिंग पीएनएल में। यस, लॉस आएगा तो। अगर प्रॉफिट आया और 25% से कम आया तो डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स। अगर 25 to 49 के बीच में आया परसेंटेज, मैम कौन सी परसेंटेज की बात कर रहे हो, वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज। कैसे निकालते हैं मैम, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 से जो परसेंटेज आएगी ना, उसको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है, लेस देन 25, 25 to 49, 50 to 100। 25 to 49 आएगा तो 1/3 की फॉर्मूला लगानी है, अमाउंट जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में और बैलेंस जाएगा डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स। और अगर परसेंटेज 50 to 100 के बीच में आती है तो 50 to 100 के बीच में आती है तो 2/3 वाली फॉर्मूला लगानी है और अमाउंट जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, फॉर्मूला का अमाउंट, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, क्या कहते हैं उसे, डब्ल्यूआईपी रिजर्व्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस मैम, आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, तो अब मेरी तरफ से तो देखो, मैंने जो रिवीजन आपको करानी थी ना चारों चैप्टर्स की, कॉस्ट शीट, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, कॉन्ट्रैक्ट, चारों तरफ चारों चैप्टर्स की रिवीजन फ्रॉम माय साइड इज डन। See, you guys have to practice and get the doubts out. And if you have any doubts, you can clear it with me. If not today, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow. So we have time. Don't worry.
But most important is, I mean, what is most important is you have to practice and you have to understand कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं आया, तो आपने चेक करना है. Yes, so you guys have any doubts? आज के लिए काफी है कि डाउट्स क्लियर करने हैं किसी के, या फिर वाइंड अप करें? कल ऐसे पीएम मैं शुरू करने वाली हूँ, तो बिफोर दैट अगर आपको कुछ मैम डाउट्स हैं. मैम एक डाउट है हाँ जी, बोलिए. मैम, अभी आपने कल भी कहा, आज भी कहा ना कि मतलब सम सॉल्व करने के बाद उसमें छोटा छोटा सा लिंक रहेगा, मतलब आपने बोला ना कुछ भी बीच में से क्या बोलते हैं इसको, मतलब सम सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा किसमें क्या आ जाएगा. तो आपने जो सम सिखाया है वही प्रैक्टिस करना है, बुक में जितना है पूरा करना है? जितना मैंने करवाया है वो इनफ है, क्योंकि बुक में Okay. बहुत कुछ होता है, हम उतना कवर नहीं कर सकते ना. और हाँ, मैंने इसके ना लिए मैंने कोई भी पूछा. पॉइंट छोड़ी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट सब कुछ कवर हाँ, वो करवाया है. तो तो जो मेरे सम्स है ना, आप उतना भी करेंगे ना तो आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन ओके इनफ. ओके, हाँ जी, वही पूछना था मैम. थैंक यू मैम. जी जी जी. और कुछ है डाउट्स हैं कुछ? तो नहीं तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे. मैं पहले आपके मैम डाउट्स मुझे के साथ. मटेरियल में डाउट है. हाँ जी अकीला बोलो. मैम मटेरियल सेंड टू साइट और मटेरियल फ्रॉम स्टोर, दोनों में क्या फर्क है? सुनो मेरी बात. मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स मतलब आया, फ्रॉम मतलब आया. आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पे. ठीक है, मैं उल्लासनगर में रहती हूँ. ठीक है, अब मैं बोलूंगी आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मैं बोलूंगी आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई मतलब मैं मुंबई से आई हूँ. आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रही हूँ. तो सेंट, मटेरियल सेंट फ्रॉम साइट मतलब मेरे पास मटेरियल आया, साइट से आया, फ्रॉम साइट, साइट से आया. और मटेरियल सेंट टू साइट मैंने भेज दिया, मटेरियल भेज दिया. कहाँ? टू, टू मतलब गया, सेंट टू साइट. ठीक है, तो फ्रॉम और टू मतलब वो हमारा इंग्लिश में आ जाता है. मतलब जैसे आप, हम कैसे बोलते हैं, हम आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम गोइंग टू, सो इट इज एसोसिएटेड विद दैट. सो it is very easy, don't misunderstand the words. It is coming from. So when you receive the material it would be coming from the sites, material from the sites, material from the stores. It has to be shown on the debit side because material आया, ओपनिंग स्टॉक हम कैसे बोलते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं वैसा. और मटेरियल गया, आई एम सेंडिंग माय मटेरियल टू द साइट, टू अनदर स्टोर, मे बी रिटर्न टू स्टोर्स. तो रिटर्न टू, सेंड टू, क्रेडिट साइड आया. अतीरा बेटा समझा अभी? क्लियर है? हाँ मैम समझा. अतीरा आपको स्पेशल थैंक्स, बेचारी ने बहुत मेहनत करके मुझे पिक्स निकाल कर दिए. देखो आपकी वजह से मुझे ना रिवीजन कराना इजी हो गया, क्योंकि क्या होता है बुक नहीं होता है ना, फिर मैं अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया क्योंकि उसमें जरूरत मुझे ज्यादा नहीं लगी, लेकिन इसमें अलग अलग मेथड्स है ना, तो उसमें मुझे जरूरत लगी, इसलिए मैंने आपको बोला. SAPM का भी आपने मुझे सारा अच्छे से भेजा है. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. मैम रियली अ ग्रेट जॉब. कॉस्टिंग ने भेजा है, मैंने नहीं भेजा. किसने भेजा है? क्या केदार बोल? ने. अच्छा थैंक यू केदार बोलो. ने. नहीं मुझे लगा आप भेज रहे हो मुझे. केदार हाँ आप भेज रहे थे क्या? पर मेरे को तो अथीरा करके दिखा रहा है मतलब आपका ऐसे नंबर. भी हम. हाँ आपका नंबर दिखा रहा है ना मुझे, तो मुझे लगा आपने भेजा है. केदार कौन सा? नहीं, केदार ऐसे भी हम का SAPM. आधा मैंने किया था. अच्छा, तो आप दोनों को इक्वली थैंक्स. हाँ केदार को भी इक्वली उतना ही थैंक्स. केदार थैंक यू वेरी मच बेटा. मुझे ना आपकी वजह से बहुत इजी हो जाएगा रिवीजन करवाना. थैंक यू वेरी मच. और सबसे पहले ना मैंने केदार को ही फोन किया था. वो कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो तुम्हारी बैच में से ना हमको सबसे पहले केदार याद आ जाता है, और वो ऑन द स्पॉट खड़ा रहता है एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक्स. या मैम प्लीजर. अच्छा, तो ना आपका मुझे मेल भी मिला था, मैं कंफ्यूज हो गई कि मेल क्यों भेजा है केदार ने. नहीं एक्चुअली मैम वो मैं इस पे हाँ व्हाट्सएप पे कर रहा था ना, तो हाँ हाँ. 200 मोर देन 200 पेजेस थे, अच्छा सो नहीं जा रहे थे. मेल अच्छा पे करने गया तो
मेल पे भी साइज एक्सीड हो रहा है, तो फिर हाँ मैंने उसको मेरे को मालूम थी ना ये चीज, तभी तो मैं पूछ रही थी मेल में क्यों। फिर है ना, मुझे आप लोगों ने शायद डिवाइड करके भेजा है, मतलब 1 to 200 हाँ तक। बाद में मैंने हाँ, हाँ वो 100 पेज की डिवाइड करके फिर मैंने सेंड बहुत किया। अच्छा आइडिया था, क्योंकि मेल में मुझे पता था ये कि आपको उतना एमबी क्रॉस करेगा ना तो वो नहीं जाने देगा। हाँ उसमें चलो ठीक है। 25 MB का लिमिट है। हाँ ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। एंड आप लोगों की वजह से मुझे इजी हो गया रिवीजन कराना, और सबके लिए भी बेनिफिट है ना, आप या सबको एक्चुअली बेनिफिट मिल गया। चलो बहुत मैम अच्छा। बहुत जन अपने अपने हाँ क्लास के हाँ, बहुत जन गांव में है जिसके पास बुक भी गाँव है नहीं है। ना। हाँ, तो कितना बेनिफिट हो गया देखो, बहुत अच्छा हुआ, हाँ तुम दोनों ने सबको हेल्प कर दी, इंक्लूडिंग हाँ हाँ टीचर्स। गुड गुड, हाँ गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एनीवेज, अभी तो मेरे ख्याल से हम बाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि आधा घंटा हमने ऑलरेडी एक्सीड कर लिया है, आपको भी ब्रेक चाहिए रहेगी। तो हम है ना कल कंटिन्यू करते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कॉस्टिंग में कुछ भी डाउट्स है तो कल भी है, परसों भी है हमारे पास टाइम, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट बन के 1 घंटा नहीं बैठूंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए रहेगा तो मैं आपको दे सकती हूँ। तो हम लोग अभी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके मैम। चलेगा सबको? ओके मैम। सब पढ़ाई मैम करो अच्छे से, हाँ। यस मैम। सारे सारे पढ़ाई करो, ठीक है? बस ये थोड़ा ही टाइम है, फिर तो पता नहीं क्या क्या कर रहे, जॉब करोगे, आगे पढ़ाई करनी है नहीं करनी है वो तो किसी का पता नहीं। अब तो ये अच्छे से पढ़ाई कर लो और स्कोर करके निकलो। और आपको ना स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस मिला है, एमसीक्यूज हैं गाइस, आपको मैम आउट ऑफ स्कोर कर। मार्क। हाँ, आउट ऑफ आना चाहिए, आउट ऑफ आना आएगा नहीं, आना ही चाहिए बिल्कुल, मतलब 100% श्योर, ठीक है? तो आप सबको चांस मिला है बहुत अच्छा स्कोर करने का, आपकी बैच बहुत लकी है मैं बोलूँगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यूज क्लियर करो, और अच्छे से स्कोर करके निकलो, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एंजॉय योर स्टडीज, एंड वी विल मीट टुमारो अगेन, ठीक है? या मैम ओके, बाय मैम, बाय टेक केयर। बाय एवरीबॉडी, बाय मैम बाय बाय मैम। बाय बेटा।